कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। अरे कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मेरा नाम सव्यसाची है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और साथ ही साथ मैं एक टीचर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि 2021 में हम कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या आपकी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और बाकी आपका कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपका क्वेरी है तैयारी रिलेटेड या कुछ भी बातें आप पूछना चाहते हो, आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर एक बात आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री एग्ज़ाम के बारे में कि प्री एग्ज़ाम एक्चुअली क्या होता है। प्री एग्ज़ाम हमारा बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं प्री में हमारे कौन कौन से 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग और तीसरा हो गया मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप क्वांट्स भी बोलते हो। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट अलॉटेड होते हैं। 20 मिनट के अंदर आपको हर एक सेक्शन का आंसर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। देखो इंग्लिश क्या होता है ना, इंग्लिश बहुत से बच्चों का ऐसा है कि इंग्लिश इनको बहुत टफ लग रहा है, या ऐसे बहुत से बच्चे हैं ना, या मेरे बहुत से ऐसे दोस्त भी रह चुके हैं ना जो आखिर में इनका नहीं हुआ। क्यों पता है? रीजनिंग मैथ्स इनका बहुत अच्छे से आ रहा था लेकिन इंग्लिश इनको रोक रहा था एग्ज़ाम में। ये क्या करते थे ना, ये बच्चे क्या करते कि ज़्यादा टाइम, घंटों तक ना, सालों तक ये सिर्फ इंग्लिश के रूल रटने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सिर्फ इनको ग्रामर्स के रूल से इनको कुछ पूछ लो ये आ जाते हैं। लेकिन आप एक बार सिलेबस पे ध्यान दो, सिलेबस में क्या होता है या एग्ज़ाम में क्या पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम में आपका पूछता है सबसे पहला बात रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिर आपका आ गया पैरा जंबल या जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं वो, फिर आपका क्या पूछ रहा है, फिर आपका पूछ रहा है कि वर्ड अरेंजमेंट आजकल आ रहे हैं, फिर क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, फिर आप जाके ना 5 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का आपको पूछता है वो एरर डिटेक्शन, जो ग्रामर बेस्ड का 5 नंबर आता है। मतलब ये देखो 30 नंबर में से 25 नंबर आपका क्या आ रहा है, अप्लाइड इंग्लिश से आ रहा है। आप इंग्लिश जो बोलचाल में आप कैसे इंग्लिश यूज़ कर रहे हो ना, IBPS एक्चुअली आपका या बैंक का एग्ज़ाम एक्चुअली आपका वो चेक करता है कि आप बोलचाल में इंग्लिश कैसे यूज़ करते हो। लेकिन आप किस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप तो लगे हुए हो ग्रामर पे, ग्रामर के रूल्स रटने में, ये रटने में। इससे क्या हो रहा है कि आप अप्लाइड में ध्यान नहीं दे पा रहे हो और 5 नंबर के लिए आप पूरे साल दौड़ भाग कर रहे हो। इससे आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा और इंग्लिश तो कत्ते इससे इम्प्रूव नहीं होने वाले। आपको क्या सही स्ट्रेटेजी लगे मेरे हिसाब से, या जो जितने भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स है, जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं ना, आप उनसे पूछ लेना, किसी से भी पूछना ना, हर कोई एक ही मंत्र आपको बताएगा कि ग्रामर के पीछे मत भागो। सबसे पहले बात क्या है ना, सबसे पहले आपको हर रोज़ आपका हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसका एडिटोरियल आपको हर सुबह पढ़ना है। हिंदू पढ़ने का भी एक तरीका है, हिंदू ऐसे ही नहीं पढ़ना है। हिंदू पढ़ने का जो मुझे सही और प्रूडेंट तरीका मुझे लगता है ना, हिंदू का जो एडिटोरियल है, मुझे लगता है कि सुबह आप जल्दी उठ जाओ। मैं एट मैक्स तब लेट से लेट आप ना 6:30 तक आप उठ जाओ नींद से, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप ही हिंदू जो फिज़िकल पेपर आता है ना, फिज़िकल पेपर से आप मत पढ़ो। आप पूछोगे क्यों? आप प्रेफर करो आप मोबाइल से या टैबलेट से या PC से पढ़ने की, PDF वर्जन पढ़ने की। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, मतलब इससे क्या बेनिफिट है आपका। इससे बेनिफिट ये होता है ना कि आप एग्ज़ाम के टाइम में जब आपका होगा ना, तब आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा। आपको तो फिजिकल में क्वेश्चन वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही है, वो सब तो फिजिकल में नहीं आएंगे ना, आपको तो कंप्यूटर स्क्रीन में आना है। तो अगर आपको मोबाइल से पढ़ के या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से पढ़ के अगर आपका आइडिया होगा ना, या आपका जो तजुर्बा बनेगा ना, तो आप एग्ज़ाम में वो अप्लाई होगा। अब देखो रीडिंग कम्प्रीहेंशन एडिटोरियल पढ़ने का जो फ़ायदा है वो आपको कैसे कहाँ मिलेगा। देखो सबसे पहला फ़ायदा हो गया, आप रेगुलर रीडिंग करेंगे ना, इससे आपका क्या होगा, रीडिंग स्पीड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जब एग्ज़ाम में देखोगे ना, एक स्क्रीन भरा हुआ रहता है, एक पैसेज का जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछता है ना, एक स्क्रीन पूरा भरा हुआ रहता है। तो जब आपका रीडिंग स्पीड पूरा एकदम डेवलप हो जाएगा ना, अच्छा रहेगा ना, तब देखोगे आप 2-2, 3-3 मिनट में ना पूरा स्क्रीन आप ख़त्म कर रहे हो। ये मैंने देखा है, मैंने जब शुरू किया था ना मैं पढ़ना, पहली बार जब लंबा पैसेज जब पूछा था ना मेरे को वही पढ़ने में 10 मिनट लग रहा था। लेकिन उसी जगह मैंने जब 1-1.5 महीना जब मैंने हिंदू का एडिटोरियल या पूरा हिंदू जब पढ़ा ना मैंने, और एडिटोरियल सिर्फ और सिर्फ हिंदू से पढ़ना है, तो पढ़ाई किया ना, तब देख रहा हूँ कि मेरा 3-3, 4-4 मिनट में पूरा वो ख़त्म हो रहा है। तो एक और बात ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपको एडिटोरियल कैसे पढ़ना है। आपसे बहुत कोई बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश में एक स्पेसिफिक लेवल के पे जाने के बाद क्या एडिटोरियल पढ़े या पहले से ही पढ़े। ये बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि एक लेवल पे चले जाए फिर एडिटोरियल पढ़े। मैं बोलता हूँ कि डे 1 से एडिटोरियल पढ़ो। और एडिटोरियल ऐसे मत पढ़ो कि लिया ऐसे पढ़ लिया, नहीं। एडिटोरियल आप बाकायदा खोलो,
एक एक लाइन आप, हो सकता है कि आज आपको 2 घंटे लग गए पूरा एडिटोरियल ख़त्म करने में, या आज आप 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन ही पढ़ पाए, लेकिन मेक इट श्योर कि आप 10 लाइन ही अगर पढ़ रहे हो ना एडिटोरियल से, तो 10 लाइन आपको पूरा बाकायदा समझ में आना चाहिए कि 10 लाइन है ना, आज मैंने 10 ही लाइन पढ़े हैं एडिटोरियल से हिंदू के, लेकिन मुझे 10 के 10 लाइन मुझे 100% समझ में आए। ये हो गया पहला बात। धीरे धीरे देखना, ये एक प्रोसीजर है बेटा, ये धीरे धीरे ना आपका ये डेवलप करता जाएगा। दूसरी बात आपका ये हो गया कि आप जो एडिटोरियल में जो वोकेब मिलेंगे ना आपको, वो वोकेब के लिए आप कॉपी बना लो अलग से। देखना वोकेब का भी वो साथ ही साथ ना वोकेब का स्टॉक भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वोकेब आपको नया एडिटोरियल में नया वर्ड मिला, आप साइड में आपके कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में नोट किया, सिर्फ इसका मीनिंग मत नोट करो, ये गलती हो जाती है। मीनिंग नोट करोगे ना, कल 10 और नए वर्ड सीखोगे, ये पुराने वाले भूल जाओगे। ऐसे नहीं करना है, उसका मीनिंग लिखो, साथ में उसको लेके ये जो वर्ड मिला आपको, मान लो मिसेंथ्रोप एक वर्ड मिला जिसको होता है, जिसका मीनिंग होता है कि जो मानव को घृणा करता है, साथ में इस मिसेंथ्रोप वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस आप लिखो, एक वाक्य इससे पूरा लिखो। ये प्रोसेस आप करते जाओ। देखना एक टाइम के बाद ना ऐसे बहुत से ना, रोज़ सुबह उठ के ना पहले एडिटोरियल खोलने से पहले ना वो जो वर्ड्स आपने कल लिखे होंगे ना, कल के एडिटोरियल से पहले वो सारा पढ़ लो, फिर आज का नया एडिटोरियल खोलो, और वही प्रोसेस आप रोज़ के रोज़ कंटिन्यू करते जाओ। आप एक टाइम के बाद आप क्या देखोगे ना, इंग्लिश में आपकी कमांड इतनी अच्छी बढ़ रही है ना, क्लोस्टेड आप देखते ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सेंटेंस हो, ये वर्ड होगा, यहाँ पे ये वर्ड होगा। पैराजम्बल जब आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट है इसके बाद ये आएगा। कोई आपको बता नहीं लगेगा, कोई भी आपको बताना भी नहीं पड़ेगा किसी को कि आपको ये कैसे करना है, लेकिन आपके माइंड में ना, आपको माइंड आपको गाइड कर रहा है। एक पढ़ते पढ़ते आपको एक हैबिट हो जाएगी। वही ये क्लोज टेस्ट या वही कम्प्रीहेंशन में भी आप देख लेना कि बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो, और एरर डिटेक्शन हो गया उसमें भी ये बहुत से हेल्प करता है। तो ये मतलब मोटा मोटी मैंने बताया जो इंग्लिश का जो स्ट्रेटजी है। अब अगर आप ये स्ट्रेटजी बाय हार्ट आप फॉलो करते हो, यकीन मानो मेरा, इंग्लिश में कभी आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। मैं आगे एक एडिटोरियल कैसे प्रिसाइसली रीड करते हैं, मैं एक बार पूरा एक दिन डेमो बना के दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग, जो बच्चों को बहुत मतलब डराता भी है। रीजनिंग किसी को बहुत इजी भी लगता है। तो रीजनिंग का पक्का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन, आपको याद रखना, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में बनाना है। अब ये बनाने का सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? रीजनिंग में आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी काम लगेगी, कहाँ से आप प्रैक्टिस करें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुझे जो लगता है ना, आप देखो रीजनिंग में पजल्स आते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में आपको प्री में पजल्स पूछे जाते हैं, मान लो कभी कभी 3 कभी कभी 4 पजल्स पूछे जाते हैं। ये एक बात हो गई। 4 पजल्स अगर पूछेंगे तो 4 में से हर पजल में 5-5 क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन होंगे, तो 4 पजल में आपका 20 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। अब बाकी बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सिलॉक्स आएगा आपका, सिलॉक्स आ गया 5 नंबर का। मिसिंग नंबर आ गया, मिसिंग नंबर नहीं, मिसिंग जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आता है वहाँ से 5 नंबर आ गया। और आपका फिर आता है आपका मिसलेनियस, वो टाइप का, मिसलेनियस टाइप का, और 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे बैलेंस रखता है IBPS प्री के एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है ना, आपको सबसे पहले जो ग्रिप बनानी है, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ना पजल्स करने शुरू कर देंगे। पजल्स करेंगे, बहुत से टफ लेवल के पजल्स करेंगे, और ये करते करते ना वो जो बेसिक सिलॉक्स है या वो सब चीज़ें ना, उनमें वो लगता है, उनको लगता है कि ये सब तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पे गलती हो जाती है। आपको क्या करना है ना, मुझे जो लगता है, या मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा था, मुझे जब भी ना रीजनिंग में प्री अटेम्प्ट करने जाता था ना, तो रीजनिंग मेरा 20 मिनट में ना मेरा कम से कम आपका 32, 33, 22, 32, 33 मेरा आ जाता था। कभी कभी मैंने 35 तक का अटेम्प्ट किया है मैंने, आप मतलब सही स्ट्रेटेजी से। रीजनिंग में आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको सिलॉक्स, मिसलेनियस, और फिर जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है ना, वो जो 15 क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले आपको उस पर हिट करना है। वो क्वेश्चन अगर आपने 7 से 8 मिनट में वो 15 क्वेश्चन आपने बना लिए ना, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में आपने सिलॉक्स और वगैरह सब मिला के, आपका अगर उतना प्रैक्टिस रहता है, और आपने 7 से 8 मिनट में वो सारे क्वेश्चन बना लिया ना, तब आपके पास, मान लो मैंने 7 मिनट में आपने सारे 15 क्वेश्चन यहाँ के बना लिया, मान लो। अब आपके पास कितना टाइम बचा है? 13 मिनट। 13 मिनट में अगर आप 4 पजल में से अगर 3 भी पजल सॉल्व करते हो ना, तब भी आपका टोटल अटेम्प्ट 30 तक जाएगा। कितना जाएगा? 30 तक जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया होगा पजल्स का ना, तो आपका आराम से प्री में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आराम से आपका 4 क्वेश्चन 13 मिनट में हो जाने चाहिए।
हो जाने चाहिए मुझे लगता है। अगर नहीं भी होता है, आपने 3 पजल तो बनाने ही बनाने हैं, आपको बन जाएगा। अब पजल्स कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए, या पजल्स में या क्या स्ट्रेटेजी रखा जाए? देखो मुझे लगता है ना, आप हर रोज़ बहुत कोई क्या करते हैं कि मैं आज टफ लेवल का रीजनिंग करूँगा, पजल्स करूँगा, कल मॉडरेट लेवल का करूँगा। वो सब में आप क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट मत करो। आपको जहाँ से टेलीग्राम है, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स है, वहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप मैगजीन्स खरीदो, नेट पे सर्च करो, रोज़ के रोज़ ना आप क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस करते रहो। डाउट सॉल्विंग बहुत से ग्रुप आजकल यूट्यूब में व्हाट्सएप में है, टेलीग्राम में है, उन सब ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करो। लोग अपने डाउट्स पूछे, आप क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, लोगों को भी हेल्प करो। इससे क्या होगा ना, आप उसकी चिंता मत करो कि हाँ मुझे ईजी लेवल का आज कर, या मैं अभी टफ लेवल का करूँगा। आप क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट ही मत करो। क्वेश्चन में आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिमिनेट कर देगा। ठीक है, आप बनाते जाओ, एक टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा ना। मॉक अभी नहीं देना है, मॉक का बात मैं बाद में करता हूँ, मॉक का बात अभी नहीं। करते जाओ ना, एक लेवल ऐसा आ जाएगा ना आपका कि आपसे आराम से पजल्स देखते ही आपको चुटकियों में बन जाएंगे। पजल देखते ही आपको चुटकियों में बन जाएंगे। वो जब मैं क्लासेस कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा सही स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो रीजनिंग के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। अगला हमारा आता है मैथ्स। जो नेक्स्ट जो वाइटल सेक्शन आता है हमारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस सेक्शन में हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप अगर फिर से मैं बाइफर्केट करूँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम 10 मार्क का आता है, 10 नंबर का हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस 10 नंबर का हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आता है। और बाकी 25 क्वेश्चन हमारा आते हैं सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर। इन सब से हमारा 25 नंबर हमारा वहाँ से, DI, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, ये सब मिला के हमारा 25 क्वेश्चन आता है। और 10 क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम से आता है। तो अब जब एग्जाम में या आप जब घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले मैथ शुरू करने से पहले ना आप अपने कैलकुलेशन जो स्पीड है ना, कैलकुलेशन के बहुत से ट्रिक और टिप्स ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, या बहुत आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। ऐसे एक बुक आता है आपका ट्रेस्टेनबर्ग क्विकर मैथ्स का एक बुक आता है, वहाँ से भी आप वो सारे ट्रिक्स सीख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का बहुत से ट्रिक आते हैं, ट्रेस्टेनबर्ग क्विकर मैथमेटिक्स, अगर मैं बुक का नाम है, आप अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। इस बुक से अगर आप करो तो भी सही बात है। या फिर आप अलग से मैथ्स शुरू करने से पहले, आप मैथ्स में कमज़ोर हो, आप मैथ्स में तेज़ हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मैथ्स की तैयारी शुरू करने से पहले, जैसे आज डे 1 है, आज आप पहले ही मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन मत करने लग जाइएगा। सबसे पहले ना आप कैलकुलेशन अपनी इम्प्रूव कीजिए। एडिशन का ट्रिक सीखो, मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। टेबल्स जो होते हैं ना 1 से लेके 20 या 30 तक का, बहुत कोई 1 से लेके 50 तक का टेबल याद कर लेते। आपसे 50 तक का ना भी हो, आप 1 से लेके 30 तक के टेबल आप याद कर लो। ठीक है, फिर कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ा लो, जो ट्रिक वगैरह होते हैं वो सब आप सीख लो, और फिर आप शुरू करो। सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन लगाओ, एकदम बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करो, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का आपको पूछेगा। वो 10 नंबर अगर आपने 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर अगर वो सिंप्लीफिकेशन 10 आपने कर लिया ना, अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विदिन 20 मिनट्स आप 35 मैथ्स बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे ये आप जब आखिर में जाएंगे ना, तब देखना कि 35 मैथ्स आप 20 मिनट में कैसे बना दोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 से 5-6 मिनट के अंदर अगर आप सिंप्लीफिकेशन करने में मतलब सक्षम हो गए आपकी प्रैक्टिस के बाद, फिर आपका बचता है क्या? फिर आपका बचता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक ऐसा चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा स्टेज आ जाएगा ना, 5 मिसिंग नंबर करने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिसिंग नंबर करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी बात आपका आ गया DI भी 10 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है। तो DI अगर 10 नंबर का आपसे पूछ रहा है, कभी नहीं, DI मैक्सिमम टाइम 10 नंबर का ही पूछता है, 2 DI आ जाते। तो जैसे ही आपका कैलकुलेशन स्पीड यहाँ पे इंप्रूव हो गया ना, DI आप देखोगे 10 DI करने में आपको बहुत ही कम टाइम लग रहा है। अब ऐसा हो जाएगा ना आपका कि आपका 10 मिनट के अंदर ना, 10 से 12 मिनट के अंदर ना आपका 25 क्वेश्चन जो है ना, 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट है, ये हार्डली मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 से 12 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन ये इम्पॉसिबल एकदम भी नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इस स्ट्रेटेजी से आप जैसे ही चलोगे ना कि पहले मैथ्स का मुझे DI और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा देना है। कैलकुलेशन स्पीड जब एक बार बढ़ गया तो मुझे ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन और DI पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस और जितना इसी स्ट्रेटेजी के साथ, देखो सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता है। मेहनत अगर सही डायरेक्शन में ना करो ना तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वही आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मेहनत करते जाओगे, एक टाइम के बाद क्या होगा ना, 10 से 12 मिनट के अंदर आप ये
25 क्वेश्चन बना लोगे। अभी भी आपके पास 8 मिनट बाकी है, 10 क्वेश्चन बाकी है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा जाता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो वही लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी देखो कैलकुलेटिव पूछ रहा है, तो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड सही रहेगा ना, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आप देखोगे कि 8 मिनट के अंदर आप 10 प्रॉब्लम आराम से बना पा रहे हो। तो यही सारी बातें मैंने अभी जो भी आज इस वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट सारी इन्फो दिया है ना, बहुत ही ध्यान से सुनो आप इन सारी बातों को, क्योंकि हमने क्रैक किया है एग्ज़ाम। पता है हमको क्या क्या कहाँ लड़के बच्चे गलत कर देते हैं, कहाँ बच्चे गलत कर देते हैं। जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, आपको पता नहीं होता कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, लेकिन एक बार जब आपका ख़त्म हो जाता है ना वो तैयारी वाला फेज़, जैसे मेरा ख़त्म हो गया, तब मुझे अभी आज पता चलता है कि मैंने यहाँ गलती की थी, इसीलिए मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फिर क्या मैंने गलती को सुधारा, अभी फिर जाकर कैसे सिलेक्शन हुआ, तो वो सारी बातें पता होती है। तो आप वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसी और भी वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।